हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग 5 बजे मिलने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश हम लोग का 5 बजे से क्लास नहीं हो पाया, जिसके लिए हम माफी चाहते हैं। और अभी हम लोग का क्लास 8:30 से शुरू हो चुका है। तो भाई थोड़ा सा लेट नेटवर्क की वजह से हो गया, लेकिन हम लोग समय से आने के लिए बिल्कुल उतावले थे कि आज आपसे मिलना है। बहुत दिन बाद आज हम लोग मिलने वाले हैं फिर से। तो आज से हम लोग फिर से 11th का क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आज से हम लोग एकदम अच्छे तरह से रेगुलर क्लास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको जो बताए थे कि 11th का रूटीन और 12th का रूटीन नया मेंशन होना चाहिए। अगर आप लोग को इच्छा हो तो, अगर आप लोग सुबह के समय में नहीं जुड़ रहे हैं तो आप लोग अपने अनुसार टाइम को मेंशन कीजिए। जल्दी से चैट बॉक्स में आप टाइम को मेंशन कीजिए कि आपको कौन सा समय ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आप बिल्कुल फ्री होकर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री माइंड से पढ़ना होगा, बिल्कुल एकदम ध्यान को केंद्रित करके पढ़ना होगा और हर एक पॉइंट को नोट करना होगा। तो इसके लिए आपको कौन सा समय, आपके लिए कौन सा समय बढ़िया है, वो समय को आप मेंशन कीजिए। और उसमें देखेंगे कि ज़्यादा समय कौन सा समय आया हुआ है, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। बाबू, आप सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, 9 बजे तक आप टाइम को मेंशन कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई लिखेगा 1, कोई लिखेगा 2, कोई लिखेगा 3, कोई लिखेगा 4, कोई लिखेगा 5, कोई लिखेगा 10। ऐसा नहीं है। एक टाइम अपने अनुसार चुनिए कि आपको कौन सा समय ज़्यादा बेटर रहेगा, सुबह का समय या शाम का समय या रात का समय। यानी जो भी समय आप लोग को अच्छा लगता है उसका टाइम मेंशन कीजिए। टाइम लिखना है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे टाइम मेंशन करना है। तो जल्दी से आप मेंशन कीजिए। कल हम लोग बात किए थे, आज हम लोग 8:30 बजे फिर से थोड़ा सा मुलाकात बातचीत का करने वाले थे, लेकिन हम लोग का समय क्लास में ही फंस गया। तो बात कर लेंगे अगले क्लास में या कभी भी टाइम निकाल कर आप लोग से बात कर लेंगे। देखो भाई, हम रात को यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको समय में कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आप कोई भी समय बताइए, क्योंकि हमने देखा कि सुबह में हम क्लास रखते थे तो आप सबको नोटिफिकेशन भी ज़्यादा था, आप लोग को पहले से सूचना भी ज़्यादा था कि हाँ सुबह में 8:30 बजे से क्लास चलने वाला है, 10:30 बजे से क्लास चलने वाला है। लेकिन फिर भी आप लोग बहुत कम स्टूडेंट जुड़ते थे। लेकिन कल हमने देखा कि एकाएक जब हमने किसी भी तरह का कोई सूचना नहीं दिया, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया और डायरेक्ट जब हमने लाइव आया तो देखे कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो सुबह में नहीं जुड़ पाते थे वो शाम में जुड़कर अपने अपने परेशानियों को बता रहे थे कि समय में दिक्कत क्या है, उनको प्रॉब्लम क्या है। तो हमने देखा कि इस समय सभी के सभी यूट्यूब पे जो तो वीडियो देखने में टाइम वेस्ट किए हुए रहता है, तो क्यों नहीं इसी समय आप लोग का क्लास किया जाए। तो हमारे उम्मीद से, हमारे ख्याल से शाम का समय भी बेटर है और हमारे ख्याल से सुबह का समय भी बेटर है। सुबह का समय हम इसलिए बताए थे ताकि सुबह में नेट आप लोग का फास्ट होता है और आप लोग अच्छे से वीडियो को कवर कर सकते हैं, अच्छे से आप क्लास को कवर कर सकते हैं। लेकिन रात में बहुत ज़्यादा यूजर यूट्यूब पे भरा हुआ होता है, बहुत सारा नेटवर्क इशू आता है, बहुत सारे नेट लोग यूज करते हैं रात को, एकदम दिन भर यूज करते हैं। तो रात को ज़्यादा मोबाइल यूज होता है, ज़्यादा लैपटॉप, ज़्यादा कंप्यूटर यूज करते हैं, तो नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो आप लोग के पास सही वीडियो क्वालिटी नहीं जाएगा, तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। इसके लिए हमने सुबह का क्लास रखा था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसी समय क्लास हो, बहुत सारे वहाँ पर कमेंट देखे थे कि सर 8 बजे अच्छा रहेगा सर, कोई कह रहा था कि 8:30 बजे अच्छा रहेगा सर। लेकिन नहीं, आप लोग फिर से जो भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं वो जल्दी से टाइम को मेंशन कर दीजिए कि 11th का क्लास, जो भी इसमें 11th का स्टूडेंट है वो तो 11th लिख कर अपने टाइम को मेंशन करेगा। अगर कोई इसमें 12th का क्लास, 12th का भी भाई जुड़ा हुआ है तो वो भी अपने समय, अपने इच्छा अनुसार अपने समय को लिख सकते हैं। 12th लिखकर आप अपने टाइम को बताइए, तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसका वोटिंग है, जब सबसे ज़्यादा कौन सा समय को लड़का चूज कर रहा है उसके अनुसार आप लोग को काम करेंगे। और एक और बात कहना चाहेंगे, हम लोग का पहले 11th के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो पहले का हम लोग का 21-22 क्लास हो चुका है, 21-22 लेक्चर हम लोग का हो चुका है। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं या पहले का क्लास नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप उतने को कवर करके आइए ताकि आपको पढ़ने में आगे मजा आएगा। और आज से हम लोग उसी को छोड़ा हुआ था जो बीच में बहुत लंबा गैप हो गया, बहुत दिन से हम लोग क्लास में नहीं मिल पाए, इसके लिए भी माफ़ी चाहते हैं। और इसके बाद हम लोग फिर से क्लास ज्वाइन कर लिए। अब हम लोग का रेगुलर क्लास रहेगा, बस आप लोग टाइम मेंशन कर दीजिए और एक आप लोग का रेगुलर रूटीन बना देते हैं। उस रूटीन के अनुसार हम लोग डेली काम करेंगे। और इसके साथ साथ हम एक बात कहना चाहेंगे, अब हम लोग व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं, आप सभी स्टूडेंट अपने मोबाइल में एक टेलीग्राम
जो भी नए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर से टेलीग्राम एक ऐप है जिस पे हम लोग जिस तरह से व्हाट्सएप में काम करते हैं उसी तरह से टेलीग्राम में, और ये इंडिया का है, तो आप लोग सभी टेलीग्राम को अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और उसके सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए प्रवीण केमिस्ट्री। सर्च क्या कीजिए, प्रवीण केमिस्ट्री। तो आपको जिस तरह का यहाँ पर लोगो लगा हुआ मिल रहा है वैसा ही लोगो लगा वहाँ पर भी मिलेगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये चैनल वहाँ पर वीडियो चलाने वाला नहीं है, ये चैनल वैसा है जहाँ पे आपको हर मैसेज मिलेगा। यानी जिस तरह से आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप होता है इसी तरह से यहाँ पर भी चैनल और ग्रुप होता है। तो चैनल से फ़ायदा क्या है कि हम जो भेजेंगे जो ही सिर्फ आप देखिएगा। ग्रुप से क्या होता है कि हम भी भेजेंगे तो आप भी भेजिएगा, यानी वो कचरा जैसा हो जाता है। तो उसमें वैसा नहीं है। अगर आप लोग बहुत सारा स्टूडेंट मिल जाइएगा तो फिर हम एक ग्रुप भी बना देंगे जिसमें हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर पाए। लेकिन अभी आपको इस चैनल में जुड़ना है, और इस चैनल से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा। मान लेते हैं कि किसी दिन ऐसे तो हम लोग का रेगुलर क्लास चलेगा, तो जिस दिन वहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ रहे समझिए कि रेगुलर क्लास चल रहा है, आज भी क्लास है, अपने समय से क्लास है। लेकिन अगर किसी कारणवश किसी दिन क्लास नहीं हुआ तो उस दिन आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको मैसेज चल जाएगा कि आज क्लास नहीं हो पाएगा। या आपका कोई भी पीडीएफ रहेगा, आपका कोई डेली का रूटीन रहेगा या डेली का कोई आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जो भी नोट्स दिया जाएगा, जो भी आपके लिए जो भी टेस्ट होगा, क्यूज होगा, वो सारा चीज़ वहाँ पर उपलब्ध रहेगा, सारा चीज़ का मैसेज वहाँ पे रहेगा। तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए और उसमें सर्च कीजिए प्रवीण केमिस्ट्री और इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करके आप हमेशा के लिए जुड़ जाइए और हम लोग एक सदस्य बनकर, एक मेंबर बनकर एक बड़ा सा दुनिया रचेंगे और अच्छे तरह से काम धीरे धीरे करेंगे। और ये सब बिल्कुल निःशुल्क होगा, ना आपको वीडियो का कोई चार्ज लगेगा, ना आपको क्लास का कोई चार्ज लगेगा, ना आपको नोट्स का चार्ज लगेगा, किसी भी तरह का कोई चार्ज आपको नहीं देना है। बस थोड़ा सपोर्ट करना है। सपोर्ट क्या करना है कि इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करना है, बड़ा करना है, ताकि हम लोग अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक जुड़ सके और उनको भी बिल्कुल फ्री में पढ़ा सके। जो भी अपने घर में बैठे हुए हैं, जिनको किसी तरह का कोई दिक्कत है, उन सभी को बुला लीजिए। देखिए अभी के समय में हम लोग कहीं पढ़ने नहीं जा सकते, हम सभी को पता है, लेकिन घर बैठकर तो पढ़ सकते हैं। तो उन सभी को जोड़ दीजिए, जो भी हमारे भाई बहन अपने घर पे चुपचाप बैठे हुए हैं कि 11th हम लोग का तो गया नहीं गया है, हम आपके साथ हैं और हम आपका 11th पूरा करवाएंगे। तो जल्दी से आप जो भी आपके सगे संबंधी, दोस्त, साथी, भाई बहन जो भी हैं, जो आपके सहपाठी हैं, आपके साथ 11th में पढ़ने वाले हैं, उन सभी के पास जल्दी से आप इसके लिंक को शेयर कर दीजिए और कह दीजिए कि आप प्रवीण केमिस्ट्री के साथ जुड़ जाइए और जुड़कर केमिस्ट्री को अपने साथ कवर कीजिए, अच्छे से कीजिए। और अभी हम लोग व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं, कुछ दिन के बाद आप लोग के पास एक पैनल भी आ जाएगा जो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होगा, आप लोग के लिए बहुत बेहतर होगा और हम हर तरीके से काम करेंगे और बहुत फास्ट काम होगा हम लोग का। तो जितना ज़्यादा आप लोग का सपोर्ट होगा, जितना ज़्यादा हम आप लोग से मोटिवेट होंगे, उतना जल्दी ही ये सब काम में हम लोग बदलाव लाएंगे और अच्छे तरह से आप लोग का क्लास होगा, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। जब कहिएगा जब हम लोग लाइव पढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे, दिन भर आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। दिन भर में आपका 3-3 क्लास चाहिए तो 3-3 क्लास देंगे हम, लेकिन आप लोग साथ दीजिएगा तब, आप लोग मेहनत कीजिएगा तब। तो चलो बाबू, आज हम लोग पहले के जो क्लास था उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, आ जाइए, अब हम लोग क्लास में ज़्यादा बात कर लिए, तो ज़्यादा किसी को बकवास लगा हो तो सॉरी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बात बोलना था हमको तो बोल दिए। लेकिन अब हम लोग पढ़ाई पे आ जाते हैं। तो बाबू पिछले हम लोग 22 क्लास लगभग कर लिए हैं, 21 या 22 क्लास हमको हुआ है। तो इसके पहले वाले जो क्लास था, बैक क्लास था, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे बाबू लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, केमिकल कम्बिनेशन, जिसको हम लोग कहते हैं बाबू हिंदी में रासायनिक संयोग का नियम, रासायनिक संयोग का नियम। अब रासायनिक संयोग के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े थे, जिसमें आपको बताया थे कि कोई भी प्रोडक्ट हमको जब तैयार होगा तो उसका द्रव्यमान बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उसके रिएक्टेंट यानी उसका जो अभिकारक था उसमें होगा। तो चलो बाबू, आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले यहाँ पर इसके बारे में समझने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग कहेंगे, किसको हम लोग कहेंगे, स्थिर
स्थिर अनुपात का नियम, या इसी को हम लोग कहेंगे निश्चित अनुपात का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस नियम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जब कोई यौगिक में कोई पदार्थ होता है तो कोई पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसके अनुसार हम अगर उसके अनुपात को देखेंगे तो वो हमेशा निश्चित होगा, वो हमेशा स्थिर होगा। तो चलो अब वो टॉपिक बना लो, जल्दी से, टाइम को वेस्ट नहीं करो। और इसके पहले हम लोग पहला पढ़े थे तो आज हम लोग इसको दूसरा बनाते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर या इसी को हम लोग कहते हैं निश्चित, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, अनुपात का नियम, जिसको हम लोग कहेंगे बाबू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये स्थिर अनुपात के नियम या निश्चित अनुपात के नियम को देने वाले कौन थे, तो ये सभी के बारे में आपको हम पहले क्लास में ही बताए थे, अच्छे तरह से बताए थे, हर एक के बारे में बताए थे, किसको कौन दिया था, इसके बारे में क्या बताया था और इसमें काम कैसे हुआ था। तो स्थिर अनुपात के नियम को देने वाले थे बाबू, इसका नाम था प्राउस्ट। क्या नाम था? प्राउस्ट। और कब दिए थे बाबू, तो इस बात को इन्होंने बताया था 1799 ईस्वी में। इस नियम को इन्होंने दिया था 1799 ईस्वी में। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या काम करते हैं, तो किसी भी यौगिक में उनके जो घटक होते हैं, उनके जो परमाणु होते हैं, उसका जो द्रव्यमान के अनुसार अनुपात होता है हमेशा वो क्या होता है, स्थिर होता है। तो भाई यहाँ पर एक बात हमको कमेंट करके बताना, आज तो हम लिख देंगे लेकिन इसके बाद वाले क्लास में भी क्या लिखना पड़ेगा हमको, यानी आपको बोर्ड पर यानी कोई भी डिफिनेशन वगैरह लिखना हो या कोई भी पॉइंट वगैरह लिखना हो तो क्या आपको यहाँ पर बोर्ड पर हमको लिखना होगा। इससे क्या होगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो अगर हम बोलते हैं और अगर आप लोग लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज के क्लास में हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, लेकिन अगले क्लास से आप लोग विचार कीजिएगा, यानी आप चैट बॉक्स में बताइएगा क्या हमको लिखना पड़ेगा, क्या हमको लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा। यानी बोलेंगे तो भी आप लोग सुन लीजिएगा, तो इस बात को जरूर बताइएगा। तो चलो आज हम लोग लिख देते हैं। तो स्थिर अनुपात के नियम के अकॉर्डिंग बताया जाता है बाबू कि किसी यौगिक में जो उसको घटक होते हैं, उसके जो घटक परमाणु होते हैं, उसके द्रव्यमान के अनुसार जो इसका अनुपात होता है वो हमेशा निश्चित होता है, वो हमेशा स्थिर होता है, चाहे तो हम उस प्रोडक्ट को किसी भी विधि से, किसी भी स्रोत से प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी विधि से बना रहे हैं। तो चलो हम इसको लिख देते हैं। किसी यौगिक में, किसी यौगिक के घटक परमाणुओं, किसी यौगिक के घटक परमाणुओं के, परमाणु क्या हो सकता है, तत्व हो सकता है, के द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार अनुपात हमेशा निश्चित होता है या स्थिर होता है, स्थिर या निश्चित होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है, चाहे उसे किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो, स्रोत से प्राप्त किया गया हो। समझ रहे हैं, गया हो। कहता है ना बाबू कि किसी यौगिक में, के जगह पर में कर दीजिए, के भी रहेगा तो चलेगा लेकिन में इसको जरा अच्छा बना रहा है। किसी यौगिक में जो घटक परमाणु होगा यानी जो तत्व होगा
उसके अगर द्रव्यमान के अनुसार देखें तो उसका अनुपात हमेशा स्थिर होगा, यानी निश्चित होगा, यानी कांस्टेंट होगा। यहां पर डिफिनिट के जगह पर हम लोग कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। क्या? कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको फिर से बता रहे हैं कि किसी यौगिक में घटक परमाणुओं के या का द्रव्यमान के अनुसार जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है बाबू? स्थिर या निश्चित होता है, चाहे हम उसे किसी भी विधि या किसी भी स्रोत से प्राप्त किए हों। अब यहां पर हमको थोड़ा सा समझना है कि हम इसको कैसे समझेंगे। तो जैसे में अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमको यहाँ पर प्राप्त होता है बाबू H2O। क्या प्राप्त होता है? H2O। अब अगर हम दोनों के द्रव्यमान को देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना मिल रहा है? 2 है कि 1 है? तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 है, तो 1 का द्रव्यमान 1, तो 2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1 गुना 2 यानी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है बाबू? 16 होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु 1 है, तो 1 इंटू 16 करेंगे यानी 16 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 16। अब अगर हम इसे सरल बनाना चाहें यानी एकदम इसको साधारण रूप में लाना चाहें तो हम इसको कितना लिखेंगे? 1:8, यानी यहां पर 1:8 के रूप में मिल रहा है। लेकिन यहां पर क्या कहता है? किसी यौगिक में घटक परमाणुओं का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात हमेशा स्थिर होता है। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग दूसरा लाएं जिसमें भी ऑक्सीजन हो, यानी अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो यहां पे हमको क्या बनेगा बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो ये दोनों का जब हम लोग अनुपात देखेंगे, ये दोनों के द्रव्यमान का अनुपात देखेंगे तो कार्बन का कितना होता है बाबू? 12। तो कार्बन 1 है तो 1 गुना 12 यानी 12 ही रहेगा। ऑक्सीजन का बाबू 16 होता है, यहाँ पर 2 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 16 दूनी 32। अब अगर हम इसको सरल में बनाना चाहें, अगर हम इसको सरल करना चाहें तो बाबू सबसे सरल कहाँ तक होगा? जहाँ तक दोनों छोटा हो सके। तो देखो तो बाबू 3 चौके 12 यानी 4×3 12, 4 से दोनों एक दूसरे से काटकर सरल रूप में ला सकता है। तो अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो 8, इसको काटेंगे तो 3, यानी अगर हम इसका एकदम सरल रेशियो बनाना चाहें तो इसका जो रेशियो होगा बाबू वो होगा 3:8। क्या होगा? 3:8। अब हमको यहां पर देखना है, यहां पर बताया गया था कि किसी यौगिक में जो घटक का द्रव्यमान होगा उसके अनुसार अनुपात हमेशा स्थिर होगा। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी यौगिक में जो यौगिक हमारा बना उसमें जो हमको एक घटक मिल रहा है उसके द्रव्यमान के अनुसार जो उसका अनुपात होगा वो बिल्कुल समान होगा, निश्चित होगा, स्थिर होगा। तो आप देख सकते हैं यहां भी हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ये दूसरा यौगिक है, दूसरा यौगिक है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन और इसमें ऑक्सीजन, अगर दोनों ऑक्सीजन का अगर हम अनुपात देखें तो ये अनुपात बिल्कुल एक दूसरे से समान मिल रहा है, स्थिर मिल रहा है, यानी 8:8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का रेशियो स्थिर है, यानी दोनों स्थिति में जो हमारा ऑक्सीजन मिल रहा है वो क्या है? स्थिर है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। तो यही है बाबू स्थिर अनुपात का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। तो हम समझते हैं कि ये बात आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलो जल्दी से आप इसको अपने कॉपी में नोट करो। इसके बाद फिर से हम लोग देखते हैं अगले नियम, और अगले नियम में हम लोग काम करेंगे बाबू कि किस तरह से हम लोग देखते हैं कि गुणित अनुपात का नियम होता है, यानी मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम देखेंगे। तो चलो जल्दी से आप इसको अपने कॉपी में नोट करो, बिल्कुल अच्छे तरह से नोट करना, आपको हर एक बात समझ में आएगा। एक बार इसको फिर से बताते हैं, किसी यौगिक में जो घटक परमाणु होगा उसका जो द्रव्यमान होगा उसके अनुसार इसका अनुपात हमेशा स्थिर होगा, निश्चित होगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। हमारे पास 2 यौगिक है, एक हाइड्रोजन ऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों में जब हम ऑक्सीजन के अनुपात को देखें, ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात को देखें, 16:32 दिख रहा है। लेकिन अगर हम दोनों को अगर हम स्थिति में सरल रूप में लाए तो दोनों का अनुपात बिल्कुल समान दिख रहा है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि यह क्या है? निश्चित है। ये क्या है? स्थिर है। तो यही है बाबू स्थिर अनुपात का नियम, जो सभी कंपाउंड में समान तत्वों के लिए, समान घटकों के लिए बिल्कुल दिखेगा। तो इस कंडीशन से हम लोग इसको समझते हैं। चलो जल्दी से आप इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेकंड जो हमारा है बाबू गुणित अनुपात का नियम। चलिए नोट कर लिए, अच्छे से आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बिल्कुल समझ के, और किसी भी तरह का कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए।
और आप लोग टाइम जरूर मेंशन करिए, टाइम बताते रहिए कि इस समय से आप लोग का ज़्यादा बेटर रहेगा क्लास, किसी भी तरह का आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उस समय में। तो आप जल्दी से उसको मेंशन कीजिए। और जो भी आपके साथ नया स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ जो भी दोस्त भाई बहन, आपके सगे संबंधी जो भी हैं, जो आपको जानते हैं या जिन्हें आप जानते हैं और वो कभी क्लास नहीं कर रहे हैं, यानी परीक्षा देकर चुपचाप घर पे बैठे हुए हैं, तो उनको ज़रूर हमारे बारे में बताइए। और आपको बस 45 मिनट 40 मिनट आपको समय निकालना है और समय निकालकर अच्छे से कॉपी कलम लेकर बिल्कुल क्लास की तरह पढ़ना है। आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे ख्याल से किसी भी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। तो चलो बाबू, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, इतना समय में आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसलिए हम आपको इतना समय दे देते हैं। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला नियम, जिससे हम लोग कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, और इसे देने वाले कौन थे? जॉन डाल्टन। गुणित अनुपात का नियम। बोर्ड पे लिखा हुआ सभी चीज़ साफ साफ आपको दिखता है, बिल्कुल साफ दिखेगा। आप अपने क्वालिटी को चेंज कर लीजिए, हाई कर लीजिए, और जिसका हाई है अगर उसका नेट ज़्यादा खा रहा है तो उसको लो कर लीजिए, वो आपको 3 डॉट्स ऊपर से आपको मिल जाएगा चेंज करने के लिए। गुणित अनुपात का नियम, इसको हम लोग कहेंगे बाबू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर गुणित अनुपात का नियम क्या है, इसे देने वाले कौन हैं और कब दिए थे, तो इसके बारे में हमने पहले क्लास में ही किए थे, बेसिक बात में ही किए थे बाबू। इसको देने वाले थे जॉन डाल्टन। और इसके बारे में कब बताए थे बाबू, तो सन 1803, कहीं कहीं इसको आप 1804 के रूप में भी देखते हैं। तो चलो हम दोनों याद कर लेंगे, 1803 या 4। अब हमारे पास जो भी मिल जाए ऑप्शन में हम उसको टिक कर सकते हैं। कहीं कहीं कई बुक में आपको मिलेगा 1803 और कई बुक में मिलेगा 1804, तो हम दोनों पे कवर कर लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कैसे करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बात करते हैं, तो इसमें बताया गया था बाबू कि जब कोई तत्व आपस में क्रिया करके 2 या अधिक यौगिक का निर्माण करता है तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग कर लेता है और संयोग करके एक सरल अनुपात में देता है या एक गुणित अनुपात में देता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। तो इस बात को अगर हम बोलते हैं तो अगर आप नोट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कहिए तो हम लिखते हैं। तो चलो बाबू, जब कोई तत्व आपस में संयोग कर, ये आज भर ही लिख रहे हैं, अगले क्लास से आपको खुद लिखना होगा, बोलेंगे और आपको लिखना है। संयोग कर 2 या 2 से अधिक यौगिक का 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करता है तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान से भिन्न भिन्न द्रव्यमान
वाले दूसरे तत्व संयोग कर दूसरे तत्व संयोग कर सरल अनुपात या गुणित अनुपात देता है। सरल अनुपात या गुणित अनुपात देता है या होता है। ठीक है, गुणित अनुपात या सरल अनुपात देता है। यहां पर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। कहता है कि जब कोई तत्व आपस में संयोग कर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान से भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले दूसरे तत्व संयोग कर सरल अनुपात या गुणित अनुपात देता है या गुणित अनुपात का निर्माण करता है या गुणित अनुपात प्रदान करता है। इसमें हम देखो एक तरह से चेंज भी कर सकते हैं कि एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करता है। हम इस बात को भी लिख सकते हैं। चलो यही थोड़ा सा आसान लग रहा है तो हम इसी को लिख देते हैं। एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग कर सरल अनुपात या गुणित अनुपात देता है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? थोड़ा देर बाद समझ में आएगा। गुणित अनुपात देता है। देखिए थोड़ा सा ये हम लोग को ध्यान से समझना होगा तो समझ में आएगा। तो बाबू जब कोई तत्व आपस में संयोग कर दो या अधिक यौगिक का निर्माण करता है तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग कर सरल अनुपात या गुणित अनुपात देता है या गुणित अनुपात का निर्माण करता है। अब इस बात को हमको समझना है। जैसे में यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो आपने नाम सुना होगा कि जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करेगा। यहाँ पर आप देख लो क्या कहता है बाबू कि जब कोई तत्व आपस में संयोग कर दो या अधिक, तो यहाँ पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन से कितने तरह के यौगिक बनते हैं। तो दो तरह के, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कहता है कि जब कोई तत्व आपस में संयोग कर दो या अधिक यौगिक का निर्माण करता है तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग कर सरल या गुणित अनुपात का प्रदान करता है या गुणित अनुपात देता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेगा, अगर हम इस कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात देखें यानी इसके द्रव्यमान का अनुपात देखें तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? कार्बन का द्रव्यमान 12, एक ही कार्बन है ना, तो 12 अनुपात ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? 16। अगर हम इसका देखें बाबू तो कार्बन का द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32। अब अगर हम दोनों को सरल बनाएं तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? ये हमारा कितना मिल रहा है? ये हमको मिल रहा है कितना? अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो हम कितना दे सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा 8, यानी हम इसको कर सकते हैं 3:12। चाहे यहाँ पर छोड़िए, इसको आप देखिए कि ये हमको क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। तो इसमें भी ऑक्सीजन और इसमें भी ऑक्सीजन। तो अगर हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखना चाहें तो यहाँ पर आपको एक का मिल रहा है 16 और एक का मिल रहा है 32। तो अगर हम दोनों को सरल करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि 16 दूनी 32 यानी इसका दुगना है ना जी। तो गुणित अनुपात में दे रहा है तो हम इसको सरल बनाएंगे तो इसको हम कर सकते हैं 1:2
2। तो ये जो आपको अनुपात मिल रहा है ये बिल्कुल सरल अनुपात मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो तत्व आपस में मिलकर दो यौगिक का निर्माण कर रहा है और इसमें एक का समान है जबकि दूसरा का भिन्न है, और जो भिन्न है वो आपस में गुणित अनुपात या सरल अनुपात का निर्माण कर रहा है। 1 गुना 2 यानी 16 दूनी 32 और 1:2 बिल्कुल सरल मिल रहा है। तो चलो बाबू इसको और आगे बढ़ाते हैं, यानी इसके और एग्जाम्पल को समझाते हैं। तो जल्दी से आप इसको अपने कॉपी में नोट करो, फिर इसके और एग्जाम्पल को अच्छे से समझो कि किस तरह से हम इसमें काम करते हैं और किस तरह से इसको हम समझ पाएंगे। और बिल्कुल अच्छे तरह से समझना है तो आप रेगुलर क्लास में बने रहिए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आप डेली क्लास में बने रहिए, आपको हर एक बात समझ में आएगा। चलो हटा दे इधर से। चलिए अब ऊपर देख लेते हैं। अब हम इसके और एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे में अगर हम लोग यहां पर देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम मिलाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम लोग मिलाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो इससे भी हम दो तरह के यौगिक बनाते हैं। एक बनाते हैं H2O और एक बनाते हैं H2O2। ये सभी आप लोग को पता है। अब अगर हम दोनों का अनुपात देखें बाबू तो दोनों में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन दोनों में समान है। ये दोनों का अगर हम द्रव्यमान देखें तो दोनों का समान होगा, इसका भी 2 और इसका 16। अरे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। तो इसी तरह से इसमें भी तो 2 अनुपात इसमें क्या होगा बाबू 32। तो आपको क्या बताया गया कि एक का द्रव्यमान निश्चित होता है जबकि दूसरा का भिन्न होता है। दूसरा वाला भिन्न से जब आपस में दोनों का रेशियो देखते हैं तो वो जो रेशियो हमको मिलता है एक सरल मिलता है, एक गुणित मिलता है। तो अगर हम ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बाबू 16, और यहाँ पर चलो इसको आगे बढ़ाते हैं 16 और यहाँ पे क्या मिलेगा 32। अगर हम दोनों का रेशियो देखें बाबू तो फिर से देख लो गुणित है यानी दुगना है, यानी इसका सरल रेशियो क्या होगा 1:2। तो यहाँ पर आपको इस बात को भी समझना होगा और समझ में आ भी रहा होगा। अगर हम इसी तरह से अगर सल्फर और ऑक्सीजन को देखें तो सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कितने तरह के यौगिक बनाते हैं। तो सल्फर और ऑक्सीजन आपस में बाबू 3 तरह की यौगिक बनाते हैं। कौन कौन? तो एक बनाएगा SO, एक बनाएगा SO2 और एक बनाता है SO3। SO, SO2, SO3। अगर हम SO में द्रव्यमान का रेशियो देखें तो इसका बाबू कितना होता है 32। सल्फर का द्रव्यमान कितना 32, इसका कितना होता है 16। अगर हम इसका देखें तो फिर से 32 और इसका देखें तो 32। अगर हम इसका देखें तो बाबू कितना 32 और इसका देखें तो 16 तिया 48। अब अगर हम ये तीनों का रेशियो देखना चाहें यानी सिर्फ ऑक्सीजन का, क्योंकि इसमें तो सल्फर समान है तो सल्फर का 32 32 32 मिल रहा है, लेकिन अगर हम ये तीनों का देखना चाहें तो हमको क्या दिखाई दे रहा है 16 रेशियो 32 रेशियो 48 जो समान है बस उसी को हम लोग देखेंगे तो आपको गुणित में दिखेगा। यहाँ से यहाँ आपको दुगुना दिख रहा है और यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो इसका तिगुना दिख रहा है। यानी इसका अगर हम सिंपल रेशियो बनाना चाहें तो बाबू 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। यानी इसमें ऑक्सीजन का यानी सल्फर और ऑक्सीजन से बने जो कंपाउंड हैं ये तीनों कंपाउंड का अगर हम सिंपल रेशियो देखें गुणित रेशियो देखें तो 1:2 ये हमारा क्या मिल गया सिंपल रेशियो मिल गया। अगर हम इसे गुणित के रूप में देखें तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48 यानी गुणित रूप में मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम सल्फर और फ्लोरीन को आपस में मिलाते हैं, सल्फर और फ्लोरीन को आपस में मिलाते हैं तो ये भी बाबू हमको 3 तरह के कंपाउंड बनाता है। कौन कौन कंपाउंड बनाएगा? तो SF2 बनाता है, SF4 बनाता है और SF6 बनाता है। अगर हम इसमें भी देखें तो बाबू इसका द्रव्यमान 18 होता है तो इसके अनुसार तो हम देख सकते हैं कि इसका द्रव्यमान के अनुसार अगर हम तीनों फ्लोरीन को देखें, सिर्फ फ्लोरीन, अब आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम इसके फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन कितना मिल रहा है 2 4 6, तो इसका द्रव्यमान भी इसी अकॉर्डिंग बढ़ेगा। इसका दुगुना होगा, इसका 4 गुना होगा, इसका 6 गुना होगा। यानी अगर हम फ्लोरीन के द्रव्यमान का अगर हम रेशियो देखें तो बिल्कुल आपको वही मिलेगा 2:4:6।
तो ए भी एक तरह से सरल ही होगा। ये होगा हमारा 18 दूनी 36, ये हमारा 72 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ए भी एक तरह से गुणित अनुपात है। और अगर हम इसे सरल करना चाहे बाबू तो ए हमारा 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर है तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 3। यानी अगर हम इसका भी रेशियो देखना चाहें तो सिंपल रेशियो बनेगा 1:2:3। तो यहाँ पर भी एक गुणित अनुपात दे रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी गुणित अनुपात के रूप में मिल रहा है। अगर हम चाहें तो तीनों में 18 से गुना करेंगे तो सेम प्रोसेस हमको वही मिलेगा। तो यही है बाबू द्रव्यमान का गुणित अनुपात नियम, या इसी को हम लोग कहते हैं सरल अनुपात नियम। अब इसका हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमको बहुत कुछ समझाएगा। चलो बाबू जल्दी से आप ये तीनों को नोट कर लो, इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जल्दी से नोट करेगा। और एक और एग्जाम्पल इसका देखेंगे जिसमें हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखेंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाता है, किस तरह से काम करता है, और वो काम करता है तो उसका हमको रिजल्ट क्या मिलता है और किस तरह से हम उसको समझ पाते हैं। चलो जल्दी से आप नोट कर लो। हम उम्मीद करते हैं कि सारा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी जल्दी। और आप लोग को भाई 45 मिनट 40 मिनट क्लास में बनना ही बनना है, बिल्कुल रहना है क्लास में। तो चलो नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी में। अगर उतारना रहे, अगर आप टाइम से नहीं उतार पाते, थोड़ा सा आपका कलम लेट चलता है तो आप थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको फिर बाद में नोट कर लीजिएगा। लेकिन एकदम ध्यान रहे कि हर एक पॉइंट को समझे, हर एक पॉइंट को देखें। तो चलो बाबू अब हम लोग देख लेते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल इसका जो हमको बहुत बेनिफिट देगा हमको समझने में। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर 5 तरह के कंपाउंड बनाते हैं। कितने तरह के? 5 तरह के। 1 2 3 4 और 5। चलो सबसे पहले बना लेते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड बनाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके। तो NO अब ऐसा क्यों हम लिखे, इसको मुंह पर भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों लिखे थोड़ा देर बाद आपको समझ में आएगा। N2O3 N2O4 और N2O5, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 5 तरह के कंपाउंड बनाते हैं। 5 कंपाउंड बनाते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर। कौन कौन बाबू? तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको हम लोग कहेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसको हम लोग कहेंगे डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और इसको हम लोग कहेंगे डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब सभी के अगर हम लोग रेशियो देखना चाहें तो सबसे पहले हम सभी का रेशियो देख लेते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है बाबू, तो नाइट्रोजन के द्रव्यमान कितना होता है? 24 होता है, 14 होता है। कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। तो 14 दूनी 28, और इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा बाबू? 16। इसका ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो यहाँ पर 1 है तो 16। यहाँ पर देखेंगे बाबू तो इसका कितना हो जाएगा? 14। 1 ही है तो 1 का कितना होता है? 14। और इसका अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है? यहाँ पे आपको मिल रहा है 2, तो 14 दूनी 28, और इसका कितना हो जाएगा बाबू? 16 तिया 48। यहाँ पर देखें तो आपको क्या मिल रहा है? 2 तक 14 दूनी 28, और बाबू 16 चौके 64। यहाँ पर देखें बाबू तो कितना मिल रहा है? 28, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 80। अब अगर हम दोनों को अलग अलग देखना चाहें, यानी यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग देख लिए क्या? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो। अगर हम यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन को देखना चाहें, यहाँ पे सिर्फ हम ऑक्सीजन को देखना चाहें, और यहाँ पे हम लोग मल्टीपल रेशियो को देखना चाहें, ठीक है, तो इधर अभी हटा दीजिए और इधर देख लीजिए। चलो हम इसको ऐसे डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन कितना है बाबू? 28। यहाँ कितना है बाबू? 14। यहाँ कितना है बाबू? 28। यहाँ कितना है बाबू? 28। यहाँ कितना है बाबू? 28। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 16, यहाँ पे 48, यहाँ पे बाबू 64, और यहाँ पे बाबू 80। अब एक बात ध्यान देना, आपको यहाँ पर क्या पढ़ाया गया कि एक का द्रव्यमान निश्चित होता है, यानी एक का द्रव्यमान समान होता है,
और दूसरा का भिन्न भिन्न द्रव्यमान से वो रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो तो कि नाइट्रोजन का सभी का 28 है, लेकिन एक का क्या है 14 है, यानी इसका निश्चित नहीं है, इसका समान नहीं है, तो हमको इसका समान करना होगा। तो समान करने के लिए क्या करना होगा, या तो सब 28 में 2 से भाग करके 14 सबके करना होगा, या तो ये 14 में 2 से गुना करके 28 करना होगा। तो हमको जो सबसे आसान लग रहा है वो क्या लग रहा है कि 14 में हम 2 से गुना कर दे, चलो हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं, तो इसको क्या कर देंगे 28। तो जब 28 होगा तो सिर्फ यही चेंज होगा कि इधर भी चेंज होगा, इधर भी चेंज होगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी ये दोनों में हम क्या कर दिए 2 से गुना कर दिए। तो अब हमको एक देखिए कि इसमें सब 16 28 28 28 28 मिल रहा है, लेकिन अगर हम इधर देखें बाबू, अगर हम इधर समझें तो ये हमको जो सिंपल रेशियो यहाँ पे मिल रहा है, ये सिंपल रेशियो किसका देखना है, ऑक्सीजन का देखना है, क्योंकि ऑक्सीजन का ही तो सब भिन्न भिन्न द्रव्यमान मिल रहा है, तो ऑक्सीजन का देखना है। तो अगर हम सभी का गुणित अनुपात देखें तो इसका 1 इसका 2, अरे बाबू 16 दूनी 32 16 तिया 48 16 चौके 16 तिया 48 16 चौके 64 16 पचे 80, यानी यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर हम ऑक्सीजन का रेशियो देखें, ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो वो हमको क्या मिलने वाला है बाबू 1:2:3:4:5, जो कि हमको एक तरह से सिंपल रेशियो दे रहा है, एक तरह से हमको मल्टीपल रेशियो दे रहा है। तो हम इसी से समझ सकते हैं कि मल्टीपल या सिंपल रेशियो क्या होता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि जो नाइट्रोजन का द्रव्यमान है, जो नाइट्रोजन का द्रव्यमान है वो क्या है बाबू समान है, और जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान है वो क्या है बाबू भिन्न भिन्न है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि नाइट्रोजन का समान द्रव्यमान, नाइट्रोजन का समान द्रव्यमान ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग कर रहा है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग कर सरल अनुपात प्रदान करता है, सरल अनुपात प्रदान करता है या देता है, ठीक है। बस यही बात को हमको समझना था। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब एक दूसरे से रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करने के बाद हमको क्या दिख रहा है बाबू, हमको दिख रहा है यहाँ पे सरल अनुपात, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:3:4:5, यानी सब एक दूसरे के गुणक के रूप में यानी मल्टीपल के रूप में दिख रहा है, गुणित के रूप में दिख रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें हम लोग 2 लॉ के बारे में पढ़े बाबू, एक हम लोग पढ़े क्या पढ़े हम लोग स्थिर अनुपात का नियम, और एक हम लोग पढ़े गुणित अनुपात का नियम। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना, फिर अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसका कॉपी में नोट कर लेना। तो बाबू आज का समय होता है समाप्त। आज हम लोग 2 ही कर पाए, अगर हम इसके आगे करना चाहें तो अगले क्लास में बताएंगे, और अगला क्लास कब होगा ये आपका समय देखकर हम आपको रूटीन बताएंगे। रूटीन के अकॉर्डिंग हम लोग का मंडे नहीं तो ट्यूसडे से क्लास रेगुलर शुरू हो जाएगा। तो आज ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कितना समझ में आया ये भी जरूर बताइएगा। किसी तरह का कोई परेशानी है तो कमेंट या चैट में जरूर बताइए, और इससे भी ज़्यादा परेशानी है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है, ताकि प्रवीण केमिस्ट्री का सारा इन्फॉर्मेशन, सारा नोट, सारा असाइनमेंट, जो भी प्रक्रिया है, सारा कुछ आप तक पहुंच पाए। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। और आज का क्लास कैसा लग रहा है, किस तरह से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसको समझने में थोड़ा सा हमको ध्यान देना होता है, मेहनत करना होता है, और इसको समझने के लिए पहला क्लास को भी करना होता है। तो अगर आप इस क्लास के पहले वाले क्लास को नहीं किए हैं तो उस क्लास को जरूर जाकर करें, ताकि आज का बात कुछ समझ में आए उसको देखने के बाद। तो एक बात और कहते हैं, आपको बात समझ में आए या नहीं आए, अगर आप रेगुलर 2-4 क्लास करते हैं ना, हमसे जब कॉम्बिनेशन आप लोग को बढ़ जाता है ना, तो बिल्कुल हर एक बात समझ में आएगा। थोड़ा सा नए नए स्टूडेंट होंगे, नए तरह से हमको देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ा बात समझ में आने में प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन अगर सही से क्लास किए होंगे तो उनको हर एक बात समझ में आया होगा। और अगर अभी नहीं समझ में आया तो इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, हम आपको रिकॉर्डिंग छोड़ देंगे, रिकॉर्ड वीडियो आप कभी
कभी भी देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बाबू हमने बेसिक से पढ़ाया है और बिल्कुल आपको लास्ट तक पढ़ाएंगे, यानी हर तरह का क्वेश्चन आपको करवाएंगे और न्यूमेरिकल भी अधिक से अधिक आपको करवाएंगे। अभी न्यूमेरिकल थोड़ा सा हम लोग को चलने दीजिए, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल होगा हम लोग का, बहुत सारा न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल का हम लोग का 3 घंटा 4 घंटा का क्लास होगा, एक दिन में ही वो क्लास का भी टाइम से रखा जाएगा, जिसमें सभी को जुड़ना रहेगा और मेहनत से काम करना होगा। तो आज के बाद हम रेगुलर क्लास रहेंगे, लेकिन पहले रूटीन बन जाना चाहिए। तो रूटीन के लिए आपको टाइम बताना होगा, चैट में या कमेंट में या हमको मैसेज करके बताइए कि 11th का क्लास का कौन सा टाइम रहे, सुबह में रहे या शाम में रहे। अगर शाम में अच्छा रहता है, शाम में अगर आप लोग फ्री रहते हैं तो शाम को ही क्लास होगा, रात को ही क्लास होगा, लेकिन आपके अनुसार होगा और आपको साथ में रहना है। और जो भी नए भाई बहन आपके साथ हैं उन सभी को इस चैनल के बारे में बता दीजिए कि केमिस्ट्री का पूरा तैयारी आपके भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, आसान भाषा में आपको समझा कर हर एक बात को पढ़ाएंगे। टेस्ट लेंगे, क्यूज लेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब लेंगे। आपको हम गिफ्ट भी देंगे अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छे तरह से पास होते हैं। और ये सारा काम आपको बिल्कुल फ्री करना है, कोई भी पैसा नहीं देना है। तो भाई मेरे आज के बाद बिल्कुल रेगुलर रहना है। हर एक दोस्त को बता दो, हर एक साथी को बता दो कि परवीन सर के क्लास फिर से शुरू हो गया। 11th का क्लास अब बिल्कुल लास्ट तक चलेगा। क्लास कब खुलेगा ऑफलाइन या नहीं खुलेगा उससे हमको मतलब नहीं है, एक क्लास लगातार चलते रहेगा। तो जो भी 11th में पढ़ना चाहते हैं, 11th में आना चाहते हैं, बिल्कुल जुड़ जाइए, अच्छे से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपका इसका इंफॉर्मेशन मिल जाए। और हर एक तरह के इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। कोई भी दिक्कत रहे तो व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें। तो फिर से हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमें।